Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 2 Constitutional Design. तो देखिए हमने इसके पहले वाले सेशंस में इसके पहले वाले एक्चुअली पार्ट में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा था एक बेसिक पाथ कि कैसे हमारा संविधान बना। राइट नाउ इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या थे कॉम्पोजिशन, कैसे वो बैठे, कैसे उन्होंने डेलिब्रेट किए एक एक आर्टिकल हमारे संविधान का। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। और आगे आने वाले सेशंस में हम फिर गाइडिंग वैल्यूज़ देखेंगे, प्रियम्बल के बारे में, व्हाट इज़ आवर ड्रीम, व्हाट वाज द प्रॉमिस, फिलॉसफी क्या है हमारे संविधान की, एंड जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो कैसी है। Everything will be discussed in the next session. For today's session, we are going to discuss the making of the constitution और specially हम discuss करने वाले हैं constituent assembly के बारे में। तो constituent assembly देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो एक बुक है, इसको बनाने का प्रोसीजर को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज़ को अगर आप बनाने जाओगे तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूट करना। राइट सो इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक असेंबली बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये जो थे दे वर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ये जो इलेक्शंस था, इस असेंबली के लिए इलेक्शन की बात कर रही हूँ, ये जो इस असेंबली के लिए इलेक्शन था वो 1946 में हुआ था। पहली बार जो ये असेंबली है वो मीट की 1946 के दिसंबर के महीने में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप सभी जानते हैं 1947 में हुआ पार्टीशन, है ना। पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में डिवाइड हो गया। जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में डिवाइड हो गया तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कि प्री पार्टीशन की असेंबली थी, जहाँ पे पाकिस्तान आज प्रेजेंट डे के पाकिस्तान में जो लोग हैं और प्रेजेंट डे के इंडिया में जो लोग हैं वो आपस में मिलकर ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, यानी कि आपस में मिलकर वो सारे लोग थे। जब पार्टीशन हो गया तो असेंबली के मेंबर भी डिवाइड हो गए। पाकिस्तान की टेरिटरी वाले मेंबर्स वहाँ चले गए, इंडिया की टेरिटरी वाले मेंबर्स यहाँ पे रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई इस तरह से। फिर फाइनली हमारे यहाँ जो हमारा फाइनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वोट देने के लिए 299 मेंबर्स थे। ठीक है, ये जो हमारा संविधान है, ये संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। ठीक है, और ये इफ़ेक्ट में आया, यानी कि इसका इफ़ेक्ट में आया, तो अडॉप्ट किया इस डेट को है और इफ़ेक्ट में आया है 26 जनवरी 1950। और इस डेट को हम फेमसली एज अब हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। ठीक है, तो ये जो दो डेट हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को हुआ था अडॉप्शन, और इस डेट से क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। देखिए, अब ये सवाल बनता है कि अब देखिए इतने साल हो गए हैं, 6-7 डिकेड्स हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए, तो हम अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि आप अगर दूसरे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल देखोगे तो वहाँ पे उनको ना बार बार कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ा। रीराइट क्यों करना पड़ा, विद द चेंजिंग नीड, विद द फ्रेश नीड। बहुत सी चीज़ों ने फ्रेश चाहिए थी, बेसिक रूल्स जो थे उनके सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें जो थी सोशल ग्रुप ने एक्सेप्ट नहीं की थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट नहीं की थी, है ना। बट हमारे यहाँ इतने साल बाद भी हम कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को चला पा रहे हैं, क्यों, रीज़न ये है क्योंकि हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के व्यूज़ ही सिर्फ मैटर नहीं किए, बल्कि यहाँ पे हमारा एक ब्रॉड कंसेंसस भी था। अब ये ब्रॉड कंसेंसस कैसा था, क्योंकि लोगों का भरोसा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पर। राइट, और दूसरे देशों में वो मॉडल नहीं चल पाया, और बहुत से देशों में तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट कोई उसको फॉलो नहीं करता। बट हमारे यहाँ ड्यू टू द ब्रॉड कंसेंसस हम फॉलो भी करते हैं। हमारा यहाँ का केस डिफरेंट है। द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फार मच डिफरेंट एक्चुअली। एंड हमने ओवर द हाफ सेंचुरी बहुत से ग्रुप्स ने ऑल्दो क्वेश्चन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न को। हम क्वेश्चन करते हैं, डिबेट करते हैं, हम सोचते हैं कि यार क्या ये चीज़ क्या है, ऑल्दो दैट इज़ आवर राइट, ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट किसी भी सोशल ग्रुप ने कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं किया, यानी कि हमारे संविधान की जो लेजिटिमेसी है उस पर क्वेश्चन अब आज तक नहीं किया। ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जाता है ये बहुत ही अनयूजुअल अचीवमेंट है हमने, क्योंकि लेजिटिमेसी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए सुप्रीम लॉ जो है हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उस चीज़ को मान रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़
itself an unusual achievement, but although हमने क्वेश्चन किए हैं बहुत से प्रोविजंस पे, वी हैव क्वेश्चंस द प्रोविजन ऑल्सो, जो प्रोविजन सही नहीं थे उनको हमने सुधारने की भी कोशिश की है विद द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स ऑल्सो, आगे जाके हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? सो द सेकेंड रीज़न टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने ये संविधान बनाया था, इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. इसने लोगों को, इंडियन लोगों को जो है रिप्रेजेंट किया. कैसे? देखिए यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस वक्त पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं, डायरेक्ट इलेक्शंस तो हुए नहीं थे. दे वर एक्चुअली, दीज पीपल वर इलेक्टेड बाय, जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे हमारे, उनके मेंबर्स के द्वारा ये जो लोग थे, दे वर इलेक्टेड मेनली बाय दोज मेंबर्स. तो वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पार्टिसिपेशन ने यहाँ पे ये इंश्योर किया कि जो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे देश का हो पाया. हर एक रीजन से वहाँ पर मेंबर थे. और अगर आपको उसका थोड़ा कॉम्पोजिशन बताऊं तो आईएनसी जो उस वक्त का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बहुत ही बड़ी मेजर डोमिनेटिंग पार्टी थी और मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स वर वॉन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम. ओके, और एक्चुअली क्योंकि इस वक्त पे ये भी ज़रूरी है आपके लिए जानना कि क्योंकि यही एक मेजर पार्टी थी जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसने काफ़ी हद तक बहुत बड़ा ये जो है योगदान दिया है. बट ऑल भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, डिफरेंट ओपिनियंस थे. तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकल नहीं मिलेगा. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोशल टर्म्स में भी रिप्रेजेंटेशन था. असेंबली में आपको डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, कास्ट के ग्रुप के, किसी दूसरे ग्रुप के, रिलीजन के, ऑक्यूपेशन के, सारे तरह के लोग आपको यहाँ पे देखने मिले. एंड यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है समझाने का कि हमने जैसे अभी पढ़ा था ना कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुए थे, बट कॉम्पोजिशन जो था ऑल्दो डिफरेंट नहीं था. जो आज के कॉम्पोजिशन होता है, हर एक सेक्शन, हर एक सोसाइटी से लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी और रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी, है ना. एंड व्हाट इज़ द अदर रीज़न कि हमने अभी तक सक्सीड किया? एक और रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से सैंक्टिटी दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, यानी कि इन अ वेरी सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैटर. क्योंकि आप देखोगे ना कि प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हुआ. पहले उन्होंने बताया, सोचा कि भाई बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे हमारे संविधान के, है ना. पहले वो डिसाइड किए गए, उन पर अग्री किया गया. फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमिटीज़ जो है असाइन की गई एंड इट वाज एक्चुअली चेयर्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी. ये पॉइंट्स आप याद करते जाइएगा, क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि who is the chairman of drafting committee, who was the chairman of the drafting committee. तो it was डॉक्टर BR अम्बेडकर जी. उन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट बनाया. ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाया कि हाँ देखो ऐसा ऐसा होना है. फिर उस पर असेंबली को प्रेजेंट किया, असेंबली ने डिस्कशन किया कि उस पर क्या आगे जो है प्रोसीजर्स होने हैं. फिर उसके बाद ना देर वॉज सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशंस इस ड्राफ्ट पे. क्लॉज बाय क्लॉज लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया, लोगों ने चीज़ों को स्क्रूटनाइज किया. ठीक है, अभी आप देखेंगे ना कि ऐसा तो नहीं था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चेयरमैनशिप में, उन्होंने जो भी ड्राफ्ट बना के दिया वो सब ने मान लिया. बिल्कुल नहीं. क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज़ पे डिबेट हुआ, डिस्कशंस हुआ. और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे कितने अमेंडमेंट्स हुए. अराउंड even more than 2000 amendments. Are you understanding this point? 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स कंसिडर किए गए. एंड यहाँ पर आप देख लीजिए डेलिब्रेशन के डेज, 114 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल तक ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहा. हर एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया, हर एक वर्ड को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो है बोला गया, रिकॉर्ड किया गया, प्रेजर्व किया गया. ये बात याद रखिए. और ये जो डिबेट्स है ना, दीज आर व्हेन प्रिंटेड. ये जो डिबेट्स को अगर हम जब प्रिंट किया गया तो दे वर अराउंड 12 बल्कि वॉल्यूम्स. सो आप समझ सकते हैं कि कितनी सिंसियरिटी से, कितने सीरियसनेस से इस चीज़ को लिया गया था. अब ये डिबेट्स जो हैं ये हमें एक रैशनल प्रोवाइड करती हैं बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. ये हमें एक रीज़न भी देती हैं कि अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को पढ़ने जाते हैं और उसके पीछे की डिबेट देखते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, है ना. सो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं. जो कि क्योंकि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम थिंग्स विच कैन रिफ्लेक्ट टाइम एंड अगेन, और वो होती रहती हैं और हम चाहते हैं कि हम इंटरप्रिटेट करें उन चीज़ों को विद द टाइम.
सुप्रीम कोर्ट करता है, पार्लियामेंट करती हैं, बहुत सी गवर्नमेंट्स करती हैं। तो ये हमें एक ना लीगल और नॉट लीगल बट एक्चुअली एक बेसिस दे सकती हैं ये डिबेट्स के व्हाट वर द बेसिस व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ब्रॉट दीज सो एंड सो पर्टिकुलर आर्टिकल। सो गाइज, आज के सेशन में हमने थोड़ा जाना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। देखिए, एम था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया। तो मैंने आपको थोड़ा पाथ बताया था कि व्हाट वाज द पाथ। इट वाज द हिस्ट्री विच ब्रॉट अस टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले देखा था पाथ में कि किस तरह से हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे जो लोग, जो फोर फादर्स थे, व्हाट वर देयर एम, है ना, व्हाट दे वर एस्पायरिंग टू बी। सो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने भी बहुत सी चीज़ें ली और किस तरह से उन्होंने पूरी चीज़ें डेलिब्रेट की, डिस्कशंस किए और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये हो गया। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे पहले व्हाट इज़ द ड्रीम, व्हाट इज़ द प्रॉमिस। हमने यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है थ्रू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। फिर हम थोड़ा संविधान की फ़िलॉसफी समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम समझेंगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट, एंड इफ़ यू डिड, and you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।